हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं अभिषेक परासर आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएस एकेडमी पे। दोस्तों, आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है क्लास 9 का चैप्टर 4 अबाउट द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया कि कैसे फूड को सिक्योर करना किसी भी देश के लिए ज़रूरी है। तो वही चीज़ हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हम किस जगह पे थे जहाँ पे हमने ये देखा 1943 के फेमाइन से लेके अब तक का जो दौर था वो हमने कैसे तय किया है, उस बीच में हमने क्या क्या झेला है और हमने कैसे तरक्की की है एज ए कंट्री, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि मतलब ये चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो मेनली फूड सिक्योरिटी क्या होता है, फूड को हमें सिक्योर क्यों करना है, वैसे कौन से लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है फूड को हम जो सिक्योर कर रहे हैं वो किन के लिए कर रहे हैं। तो मेनली जो फूड इनसिक्योर्ड हैं, जिन तक खाना पहुंच नहीं पाता है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन तक भी हमें सब कुछ पहुंचाना है। तो वो कैसे पहुंचाएंगे, फूड सिक्योरिटी इंडिया में कैसा है, और व्हाट इज बफर स्टॉक, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसे बोलते हैं हम, अभी जो करंट स्टेटस है पीडीएस का वो क्या है, और कोऑपरेटिव का क्या रोल है फूड सिक्योरिटी में, ये हम आज देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया आपको कि हम आज क्या क्या देखने वाले हैं। गवर्नमेंट ने क्या क्या उसमें विजिलेंस, मतलब एक गवर्नमेंट निगरानी कैसे करती है चीज़ों पे और समय समय पे उस पर कैसे बदलाव किया है, वो हम देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट कि जैसे एयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वैसे ही फूड भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट, उतना ही महत्व रखता है। फूड सिक्योरिटी मेनली होता क्या है कि जो फूड है वो सबको मिले, मतलब सब तक, सबको वो फूड जो है वो अवेलेबल हो सके, एक्सेसिबल हो सके, और लोग जो है उसे अफोर्ड कर सके। मतलब क्या है कि 3A, अगर आप बोलें इसको तो 3A आपको अगर याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फूड को अवेलेबल कराना, ठीक है, कंट्री में जब भी जरूरत पड़े तो वो कंट्री में क्या हो सके, फूड की अवेलेबिलिटी हो। दूसरा, अगर फूड अवेलेबल है तो लोगों तक पहुंच सके। मान लेते हैं अगर कोई बिहार में लोग रह रहा है, अगर बाढ़ वहां आ जाए और आसपास के एरिया में अगर वैसा कुछ हमने क्रिएट ही नहीं करके रखा है, बफर स्टॉक या पीडीएस कुछ, या फूड को सिक्योर करके नहीं रखा है, तो आपदा के समय में हम, या डिजास्टर के समय में हम क्या हो सकते हैं, फंस सकते हैं। तो इसी कारण से हमें क्या करना चाहिए, वैसी जगहों तक भी एक्सेस कराना होगा फूड जहां तक अभी एक्सेसिबल नहीं था। फूड सिक्योरिटी का मतलब ही यही है कि लोगों के पास फूड अवेलेबल हो, अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, कंट्री में जो फूड ग्रेन्स हो वो अवेलेबल हो मात्रा में। अगर वो अवेलेबल है तो लोग क्या हो सके, उन रीच, मतलब वहां तक लोगों तक वो पहुंच सके, विद इन पीपल्स रीच। अगर लोगों तक अगर मान लेते हैं कि अभी आईफोन भी पहुंच रहा है, लेकिन क्या वो आईफोन भी पहुंच रहा है लेकिन क्या वो अफोर्डेबल है, नहीं, एक्सेसिबल तो है हम लोगों के लिए, इजिली आप ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हैं तो आपके तक पहुंच जाता है, लेकिन क्या वो अफोर्डेबल है, तो नहीं है। यही प्रयास गवर्नमेंट ने क्या किया है, फूड सिक्योरिटी में किया है कि फूड जो है वो अवेलेबल रहे पूरे कंट्री में, सब तक वो पहुंच सके, एक्सेसिबल हो, और तीसरा, सब लोग उसे अफोर्ड भी कर सके, बाय भी कर सके। इसीलिए हमें, हमने क्या क्रिएट किया है, तो बफर स्टॉक क्रिएट किया है। इसी का एक पार्ट है बफर स्टॉक, ठीक है। अब देख लेते हैं फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है, वाई वी नीड टू सिक्योर फूड, या व्हाट डू यू मीन बाय फूड सिक्योरिटी। तो देखते हैं, अगर कभी भी नेचुरल डिजास्टर या क्लेमिटी जब भी आ जाता है देश में, तो उस वक्त जो जरूरत पड़ता है, सबसे ज्यादा जो चीजें लोगों को चाहिए वो क्या चाहिए, तो फूड चाहिए। नहीं तो लोग जो है वो महामारी से भूखे
हंगर से मर सकते हैं अगर वो लंबे समय तक वो अगर चला तो इसी कारण से हमें क्या चाहिए, फूड सिक्योर करना चाहिए, ताकि नेचुरल डिजास्टर के समय में या जब भी लैक ऑफ फूड हो कहीं भी, तो वहां पे हम ये चीजों को क्या कर सकें, पहुंचा सकें, तब तक खाना पहुंच सके। अब डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर कहीं भी कहीं किसी भी तरीके का आ सकता है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, ड्रॉट हो। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि बहुत मात्रा में क्या करना चाहिए, फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में क्या होता है, जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का वो तो हम नहीं कर पाएंगे अगर कहीं बाढ़ जैसा हालात हो गया तो, या कहीं सूखा है तो वहां भी हम फूड को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो वैसे समय में हम क्या करेंगे, राजस्थान जैसे एरिया में, या फिर हम देखते हैं असम जैसे एरिया में जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आते हैं, राजस्थान में जहाँ सूखा ज़्यादा पड़ता है, तो ऐसे पार्ट में भी ज़रूरत है कि हम क्या कर सकें कि फूड की अवेलेबिलिटी को हमेशा बनाए रखने के लिए फूड को सिक्योर कर सकें। इसीलिए फूड सिक्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। अब ऐसे समय में क्या होता है कि फूड जो अवेलेबिलिटी है नेचुरल डिजास्टर के समय में, जहाँ पे ये सब सिचुएशन जहाँ पे क्रिएट होगा, तो डिक्रीज, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो इसीलिए हमें क्या जरूरत है, तो फूड सिक्योर करना। अब दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे कि जो फूड सिक्योरिटी है इसका दो पर्पस है। एक तो वो जो कंट्री में जो बहुत ज़्यादा पुअर लोग हैं, देश के अन्य भागों में जो भी रह रहे होंगे, उनमें क्या करना है, करंट हंगर जो है उसको रिड्यूस करना, और फ्यूचर में भी किसी भी तरीके का कोई भी आपदा आए तो उससे भी हमें कैसे टैकल करना है, तो उसको भी ध्यान में रख के ही हम क्या करते हैं, फूड को सिक्योर करते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल हमें देखने को मिला था 1943 में। 1943 में ऐसा हुआ था कि सिर्फ ये फूड प्रोडक्शन या वॉर के कारण, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, 1947 से पहले की ही बात है, ऑलमोस्ट 3 मिलियन टू 4 मिलियन पीपल जो इसमें मर गए थे, डेथ हुई थी जिनकी। तो क्या हुआ था कि एक तो अंग्रेजों का जो भी नीति था उसके कारण से वॉर में थे हम उस वक्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद। और तीसरा, जो हमने क्या नहीं करके रखा था, तो कोई भी तरीके का हमारे पास पॉलिसी नहीं था, हम कोई फूड सिक्योर करके उस वक्त नहीं रखते थे, हम खुद प्रॉब्लम में थे। जो भी वॉर में लोग जाते थे उल्टा वो बहुत दिन तक वॉर में रहते थे, और जो भी पीजेंट वगैरह जो होते थे, फार्मर्स होते थे, किसान होते थे, उनको ही वॉर फील्ड में भेज दिया जाता था मिल इंडिया में। तो कोई फूड प्रोड्यूस करने वाला नहीं था हमारे देश में। इसी कारण से हमें दो तीन रीजन के कारण से हमें 1943 का फेमाइन जो हुआ था बंगाल में वो देखने को मिला, और इसी कारण से हम और अवेयर हुए और हमें जरूरत पड़ी फूड को सिक्योर करने की। फूड इनसिक्योर कौन है? हम जैसे स्टूडेंट जो यूट्यूब पे देख रहे हैं मेनली, जिन तक फोन एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है, कोई कोई तो आईफोन से भी देख रहे होंगे, तो वो फूड इनसिक्योर नहीं है। वो तो कुछ साथ में खा भी रहे होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे, थोड़ी देर बाद नहीं भी देखेंगे, वो उस पर डिपेंड करता है, ऐसा ही चलता है, सब करते हैं। तो एक्चुअल में फूड इनसिक्योर कौन है, ये जानने की जरूरत है। रूरल एरियाज में अगर हम बात करें तो मेनली रूरल एरियाज में कौन, तो जो भी लैंडलेस या फिर स्मॉल फार्मर्स या ट्रेडिशनल जो भी आर्टिसंस थे, जो आ, कोई कपड़ों से रिलेटेड कोई कलाकारी या कुछ किया करते थे, तो वो सब जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे अपना एडवांटेज मिलते गया देश को, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आते गया, तो ये सब जो थे वो एक तरीके से अनएम्प्लॉयड भी हो गए बहुत सारे लोग, और वही लोग क्या है, इनसिक्योर हैं, फूड इनसिक्योर हैं। ब्लैक स्मिथ हो जाए, ब्लैक स्मिथ, कोई वॉशरमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड अगर कोई वर्कर्स हैं, तो ये सब किसके अंडर आ जाएंगे, तो फूड इनसिक्योर है। कहाँ पे, तो रूरल एरिया। अर्बन एरिया में कौन है कि बहुत इल पेड होता है, मतलब वो काम कर रहे हैं 8 घंटे, उनको 300 रुपये पर डे का मिल रहा है, 200 खर्च ही हो जा रहे हैं, अगर कोई उन्हें बीमारी हो जाए ऐसा कुछ हो जाए तो और ज्यादा दिक्कत। तो इल पेड जो भी है, ठीक है, वर्क के अकॉर्डिंग जिनको नहीं मिल रहा हो पेमेंट, वैसे लोग शहर में। कैजुअल लेबर्स, कैजुअल लेबर्स मतलब दिहाड़ी जो मजदूर होते हैं, जो
जिनको कभी काम मिल भी सकता है, कभी नहीं भी मिलता है, एक दिन उनको काम मिला, दूसरे दिन नहीं मिला, तो ऐसा उनके साथ चलते रहता है। तो दिस लेबर केम अंडर सीजनल वर्कर्स एंड हैव लो वेजेस। ठीक है, ये सब कौन से हैं? तो सीजनल वर्कर्स होते हैं और इनके जो वेजेस होते हैं वो बहुत लो होते हैं। अब कुछ लोग और, जैसे अगर हम बात करें कि चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स, ये सब भी क्या है हमारे देश में? तो फूड इनसिक्योर के ही कैटेगरी में आते हैं। बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि फूड इनसिक्योर कौन है, रूरल एरियाज में कौन है, अर्बन एरियाज में कौन है, और चिल्ड्रन और जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है। अब देखते हैं बिलो पोवर्टी लाइन या पोवर्टी लाइन होता क्या है एक्चुअल में। वैसे लोग जो अपने बेसिक नीड्स को, ठीक है, चाहे वो फूड हो, ठीक है, या फिर रहने का जगह हो, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें आती हैं। ठीक है, क्लॉथ्स, फूड और शेल्टर, ये तीनों अगर मिसिंग है, अगर उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो मेनली कौन है? तो एक वो पोवर्टी एक लाइन है, उसके अंडर आते हैं, पोवर्टी लाइन के नीचे वो आते हैं। अब कुछ शेड्यूल कास्ट या कुछ ओबीसी, ठीक है, वो भी किसके अंदर आएंगे? तो फूड इनसिक्योर के अंदर आएंगे। बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं हम कंट्री में देखते हैं, अगर पंजाब हरियाणा में जहाँ के किसान मेनली जो रिच हैं, ठीक है, यूपी में कुछ पार्ट, वेस्टर्न यूपी का, इन सब जगहों पे हमने क्या देखा है? तो जो फार्मर्स हैं, जो लोग हैं, वो रिच, ठीक है, इसीलिए मेनली कहाँ पे? तो फूड इनसिक्योर कौन सी स्टेट्स में हम देखते हैं लार्जली? तो बिहार में, उड़ीसा में, यूपी में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, कुछ पार्ट जो है महाराष्ट्र का या मध्य प्रदेश का, इन सब जगहों पे हम देखते हैं, विदर्भ वाला रीजन जो है महाराष्ट्र का। तो ये सब जगह पे हम देखते हैं क्या कि लोग जो हैं वो फूड इनसिक्योर है। मैंने यहाँ पे ऊपर कोई भी स्टेट के बारे में बात नहीं की क्योंकि वहाँ के फार्मर्स रिच हैं। तब आप देखते होंगे, अगर आपको कोई भी रैप अगर सुनते हैं आप, रैप सॉन्ग, उसमें देखते हैं कोई भी वहाँ जो सिंगर है वो कोई मर्सिडीज से, कोई थार से, मतलब बहुत महंगे महंगे गाड़ियों से वो उतरते हैं और अपने गानों को रिकॉर्ड करते हैं। रीजन इज कि वहाँ के लोग ही रिच हैं। जबकि अगर बिहार, यूपी, अगर ऐसे जगहों पे अगर आप देखें तो वहाँ पे जो शूटिंग और ये सब भी होता है, आप ये नहीं देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े या महंगे कारों में लोग शूट कर रहे हैं। अब धीरे धीरे कुछ लोग हो सकते हैं कि पॉपुलर हो रहे हैं, तो ये हमें कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सिनारियो क्या क्रिएट हो रहा है कि मेनली हरियाणा, पंजाब और यूपी में जो भी लोग हैं वो समृद्ध हैं, प्रॉस्पर हैं, जबकि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र, ऐसे जगहों पे जो लोग हैं, जो भी किसान हैं, वो फूड इनसिक्योर हैं। ठीक है, हंगर क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। हंगर, अब क्या होता है कि अगर कोई फूड इनसिक्योर है, बहुत अगर लंबे समय तक किसी को फिजिकल या फिनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इनफ फूड को कंज्यूम कर पाए, या फिर अपने बेसिक जो भी न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उसे अगर बहुत लंबे समय तक वो फुलफिल नहीं कर पाता है, तो वो एक तरीके का हंगर का। कुछ साल पहले तक हम इसमें लगभग टॉप से कुछ नीचे कर रहे थे, पीछे से, पीछे से टॉप कर रहे थे, ये याद रखेंगे। मतलब हमारा रैंक लास्ट था, मतलब बैड, वी आर परफॉर्मिंग बैड इन दिस इंडेक्स, राइट? A state where a person lacks the physical or financial capability to consume enough food to meet their basic nutritional needs over an extended period of time. This is called, right? अब टाइप्स ऑफ हंगर हम देख लेते हैं कि दो तरीके के होते हैं। एक तो सीजनल, अभी मैं इस चार्ट के बारे में बात करूंगा फिलहाल। सीजनल हंगर और क्रोनिक हंगर। सीजनल हंगर क्या है कि अगर कोई भी इंसान को, कोई भी पर्सन को अगर पूरे साल भर के लिए काम अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, या अगर मान लेते हैं कि कोई किसान है, अगर गांव में वो रह रहा है, खेती कर रहा है, तो वो साल भर खेती नहीं करेगा, कुछ सीजन में ही करेगा।
तो फूड ग्रोइंग सीजन में ही वो खेती करेगा या हार्वेस्ट करेगा, ठीक है, रूरल एरियाज में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अर्बन एरियाज में मैंने अभी बताया जो कैजुअल कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, ठीक है, या कैजुअल जो लेबर होंगे वो सब किस में आ जाएंगे, तो सीजनल हंगर में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा हंगर कब एग्जिस्ट करता है, जब पर्सन पूरे साल भर के लिए अगर उसको काम नहीं मिल रहा है तो वो सीजनल हंगर में आएगा। सीजन पे बेस्ड अगर कोई काम करता है, पूरे साल भर काम अगर नहीं कर रहा है तो वो किस में आएगा, सीजनल हंगर में आएगा, क्योंकि वो काम करेगा उस अकॉर्डिंग उसे पैसे मिलेंगे। तो वो ना इतने में क्वांटिटी में खा सकता है ना वो क्वालिटी फूड खा सकता है। अभी मैंने बताया था हु आर फूड इनसिक्योर में। क्रॉनिक हंगर क्या होता है देख लेंगे यहाँ पे। क्रॉनिक हंगर क्या है कि लगातार बहुत लंबे समय तक अगर हम क्वांटिटी या क्वालिटी में फूड नहीं खा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, क्रॉनिक हंगर होगा। अ पर्सन हु हैज लो लेवल ऑफ इनकम कम या केम अंडर कैटेगरी ऑफ क्रॉनिक हंगर, वो सब क्रॉनिक हंगर में ही आएंगे। ये आपको याद रखना है। सीजनल हंगर और क्रॉनिक हंगर कैसे कैसे चेंज हुआ है ईयर बाय ईयर वो देख लेते हैं। 1983 से लेके 2000 तक। 1983 में क्या था सिनारियो, तो सीजनल अगर हम बात करें तो 16.2, क्रोनिक 2.3 और टोटल अगर बात करें तो 18.5। सीजनल मेनली हमने कहा देखा था, तो एग्रीकल्चर पे जो भी डिपेंडेंट थे वैसे फार्मर्स या वैसे जो भी लोग होंगे वो। क्रोनिक में जो भी कैजुअल जो वर्कर होंगे, दिहाड़ी जो मजदूर होंगे जिनको काम मिलता होगा सीजन बेस्ड ही, डेली बेसिस पे नहीं मिलता होगा, तो वो इसमें आएंगे क्रोनिक में। चेंज कैसे हुआ है ये देख लेते हैं। ये तो रूरल एरियाज के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि कैसे 1983 में 16.2 और 2.3 था, जो टोटल क्या बना दे रहा था 18.5%, जबकि 2000 में यही सिनारियो क्या हो गया, चेंज हो गया, इवॉल्व हुआ बहुत कुछ। 2.6% हमने क्या देखा सीजनल, 0.7 देखा हमने क्रोनिक और 3.3 टोटल। ये बात होगी रूरल एरियाज की। सेम अर्बन एरियाज में क्या है, टोटल अगर हम बात करें तो 0.9%। ये 2000 का डेटा मैं बता रहा हूँ। 0.6% जो है वो सीजनल, 0.3 था वो, ठीक है। ये डेटा बस एक बार याद रखेंगे आप, एग्जाम में कोट भी कर सकते हैं ये फिगर। सीजनल अगर बता दिया मैंने, क्रोनिक हंगर बता दिया मैंने। अब 1960 से लेकर 2016-17 तक, 50-60 सालों में कैसे ये चीज़ें चेंज हुई ये हम देखते हैं। 1960 में जो, यहाँ पे हम मिलियन टन्स में बात करेंगे कि 80 मिलियन टन्स जो भी फूड ग्रेन्स था वो प्रोड्यूस हो रहा था, जो अब हम देखते हैं अब से कुछ 8 साल पहले तो वो कितना हो चुका था, तो 275, मेनली 3.5 टाइम्स ग्रेटर, ठीक है, मतलब 80 से लेकर 80 टू 275.6, इतना बढ़ चुका था हमारा फूड ग्रेन्स में प्रोडक्शन, ठीक है। अब देख लेते हैं, अभी मैंने जो बताया कि स्टेट कौन सा, पंजाब और हरियाणा में हमने क्या देखा था कि 1965 से 1995 तक, आपको याद हो अगर मैंने ये बताया था 1970s में या 1960 के बाद से जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कंट्री में, तो उसका ही नतीजा क्या है, जो फूड प्रोडक्शन थे पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी वाले पार्ट में वो ज़्यादा देखने को मिले, जबकि और पार्ट में हमें कम देखने को मिले। तो ये वही ईयर बता रहा है मेन ग्रीन रेवोल्यूशन वाला, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा जो फूड प्रोड्यूस होने लगा, अब क्या हो रहा था, किसी पार्ट में बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो रहा है, किसी पार्ट में बहुत कम हो रहा है, तो हम सरप्लस वाले स्टेट से, पंजाब हरियाणा से वाले स्टेट से उठा के जो भी चीज़ जो भी डेफिसिट में होगा, जहाँ पे कम प्रोडक्शन हो रहे हैं, जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था, बाद में बहुत बाद में आया, ना के बराबर आया, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, डेफिसिट वाले रीजन में हमें क्या कर रहे थे, तो ये जो सरप्लस था ऐसे स्टेट्स का, पंजाब और हरियाणा में जो भी फूड ग्रेन्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे हम उसे वहाँ भेज दे रहे थे। मेनली वो काम कौन कर रही थी, तो गवर्नमेंट कर रही थी, गवर्नमेंट के बिहाफ पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कर रही थी।
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फूड को मेनली प्रोक्योर करती थी किसानों से एक फिक्स्ड मिनिमम प्राइस पर, और उसे ही हम अवेलेबल कराती थी। और स्टॉक कहाँ करती थी, उस स्टॉक को क्या बोलते थे, तो मेनली बफर स्टॉक बोलते थे। ठीक है, बफर स्टॉक होता क्या है देख लेते हैं। फार्मर्स जो है वो अपने फूड ग्रेन्स को क्या करते थे, सेल करते थे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा पहले से ही अनाउंस कर दिया जाता था। वो जो भी फूड ग्रेन्स, चाहे वो वीट अगर किसी को अगर प्रोड्यूस करना है, तो वो वीट प्रोड्यूस करने से पहले ही उसका जो रेट था वो फिक्स कर दिया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा कि 20 रुपए पर केजी हम आपसे वीट लेंगे, तो वही गवर्नमेंट उनको देती थी। ठीक है, इतने पैसों में वो फूड ग्रेन्स क्या करते थे, सरकार को बेच देते थे, जो भी किसान होते थे वो फूड ग्रेन्स जो भी सरकार लेती थी। ठीक है, ठीक है, सरकार के बिहाफ में वो काम कौन कर रहा था, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वही क्या करती थी, तो वेयर हाउस में ये जो आप देख रहे हैं बोरियों में जो जो भी गेहूं चावल जो भी रखा होगा, ठीक है, तो उसको स्टोर करती थी वेयर हाउस में। ये देखिए पूरा ऊपर से ये वेयर हाउस है एक, यहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता था। जो भी फूड ग्रेन्स फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लेती थी किसानों से, वो क्या करती थी, यहाँ पे स्टोर करती थी, और इसी स्टोरेशन को, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बफर स्टॉक बोल रहे हैं। स्टॉक करना, सामान को जमा करते जाना, तो स्टॉक करना। अब जमा हो गया सामान एक जगह पे सब, अब पीडीएस के थ्रू जो भी जमा हुआ है बफर स्टॉक में, जो भी हमने वेयर हाउस में जमा करके रखा है, तो वो जमा करने के लिए थोड़ी ना है, किसी को खाने के लिए, सब तक खाना पहुंच सके। हमने यही पढ़ा है इस चैप्टर में 3A के बारे में, अवेलेबल, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। तो उसी को पीडीएस ने ही वो पॉसिबल किया है, पीडीएस सिस्टम के थ्रू ही हम ये कर पाए। क्या होता था, तो पीडीएस इज द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम एफसीआई टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पुअर तक, जो भी फूड इनसिक्योर थे उन तक ये खाना जो भी था वो पीडीएस के थ्रू ही पहुंचाया जा रहा था। लॉन्च कब हुआ था, 1992 में। ठीक है, 1700 बैकवर्ड ब्लॉक्स में मेनली ये शुरू हुआ था। ठीक है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सिस्टम बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए गाँव में। ठीक है, कुछ कुछ शहरों में भी जो बहुत छोटे थे, जैसे कि कौन कौन से प्रोग्राम थे वो, तो अंत्योदय अन्न योजना, विच इज़ फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों में भी गरीब, अन्नपूर्णा स्कीम, जो कि सीनियर सिटीजन जिनको ज़रूरत होता था उनके लिए। दिस टू प्रोग्राम्स आर लॉन्च इन 2000 में ये दो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, ये याद रखेंगे। अब ये पीडीएस का लाभ सबको मिले, इसलिए गवर्नमेंट ने 3 तरीके का कार्ड मेनली, अंत्योदय कार्ड फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो बहुत ज़्यादा गरीब है, उससे जो थोड़े सही होंगे, थोड़े ऊपर होंगे, मतलब तो वो किस में थे, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले में बीपीएल कार्ड बनता था उनके लिए, और एपीएल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन के लिए भी एक कार्ड बना के दिया जाता था। 3 बेसिस पे ये 3 कैटेगराइज कर दिया गया था। ठीक है, ये राशन कार्ड को पीडीएस, ताकि जो पीडीएस सिस्टम के थ्रू सरकार क्या कर सके, ये सुनिश्चित कर सके, ठीक है, सिक्योर कर सके सब तक ये जो फूड है वो अवेलेबल हो। लगभग 5.5 लाख राशन शॉप्स और फेयर प्राइस शॉप्स आर हियर ऑल ओवर द कंट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम को, पीडीएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए 5.5 लाख राशन शॉप और फेयर प्राइस शॉप को इस्टेब्लिश किया गया था। करंट अगर स्टेटस देखें, करंट तो नहीं है, ये बुक बहुत पुरानी है, तो उस अकॉर्डिंग ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, करंट स्टेटस क्या था वो पीडीएस का, जब पीडीएस इंट्रोड्यूस हुआ था तब वो किसी भी तरीके का उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा जा रहा था, पुअर हो या नॉन पुअर हो, वो सबके लिए हो रहा था, वो सबके लिए लागू था जब ये पीडीएस सिस्टम आया। ठीक है, अब क्या हो रहा था, एक पूरा एक सीक्वेंस आप समझ लें कि हम बफर स्टॉक के थ्रू फूड को क्या कर रहे हैं, वेयर हाउस में स्टोर कर रहे हैं।
ये कौन करती थी? तो एफसीआई सबसे पहले इससे किसानों से जो भी फूड ग्रेन्स है वो प्रोक्योर कर रही थी, ठीक है। फार्मर्स से मेनली जो भी फूड ग्रेन्स है वो एफसीआई प्रोक्योर कर रही थी, उसको बफर स्टॉक में रखा जाता था, ठीक है। बफर स्टॉक से ये पीडीएस सिस्टम के थ्रू क्या हो रहा था, अलग अलग राशन जो भी शॉप्स थे या फेयर प्राइस शॉप वहां तक पहुंचाया जा रहा था और वहां से फिर लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। ये है सीक्वेंस, ठीक। स्टार्ट जब हुआ ये, तो ये क्या था, सबके लिए था, कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हम इसमें नहीं देखते हैं, चाहे वो पुअर हो या नॉन पुअर हो। दूसरा 1992 में एक अलग रिवैम्प्ड पीडीएस, ठीक है, लाया गया, जो कि 1700 ब्लॉक्स में कंट्री के इंट्रोड्यूस कराया गया। फिर 1997 में क्या किया गया, टारगेट किया गया, टारगेटेड पीडीएस, जो कि किसके लिए था, विच वॉज, इनके लिए था, तो जो भी पुअर सेक्शन है सोसाइटी के उनके लिए था, ठीक है। होप यहाँ तक सबको। अब ये चार्ट के बारे में मैं बता दूं थोड़ा, कि बफर स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में हमें कितना स्टॉक करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और बफर नॉर्म क्या है, दो चीजें हैं इसमें, कि बफर नॉर्म जो भी सरकार ने जो भी सेट करके रखा है, ये वाला पार्ट, और हम एक्चुअल में स्टोर कितना कर रहे हैं या कर पाते हैं, तो इतना इतना कर पाते हैं। ये सब टन्स में है। फूड ग्रेन्स जो भी प्रोड्यूस या जिसको भी हमने स्टॉक करके रखा है उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो मेनली आपको पता है कि जनवरी में क्योंकि ठंड का जितना मौसम होता है इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो ये जो लेवल है हम देख रहे हैं 250 214 टन फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और हमने एक्चुअल में स्टोर हमने कितना करके रखा है, तो 357। जबकि हम जुलाई में क्या देख रहे हैं, जब बरसात का मौसम होता है, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, खेती ज़्यादा होती है, उस वक्त सरकार जो है वो स्टोर भी ज़्यादा कर पाती है, और नॉर्म जो है आप देख सकते हैं कि इतना ही है, कि ज़रूरत इतना ही है, लेकिन सरकार क्या है, ज़्यादा स्टोर कर पा रही है, किसानों से ज़्यादा वो फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर कर रही है, ले पा रही है। फिर वो धीरे धीरे अक्टूबर के मंथ में क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो ये है कुछ पॉइंट्स कि एक्चुअल में हमने जो स्टॉक है वो कितना करके रखा है। हाँ, नॉर्म क्या है कि हमें मिनिमम, बेयर मिनिमम में कितना करके रखना चाहिए, एक नॉर्म क्या है, तो हमें इतना भी अगर हम कर लें तो भी पूरे देश का जो भी फूड ग्रेन्स का जो भी अगर प्रॉब्लम है तो वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी कहीं पे भी कुछ भी आ सकता है, जैसे कोरोना जैसा अगर महामारी जो है, पेंडेमिक अगर आ जाए तो शायद ये भी कम पड़े, लेकिन ये उन सब समय के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि हमें ज़्यादा ही स्टॉक करके रखना चाहिए। मेरिट्स क्या है, देख लेते हैं पीडीएस के, कि अब क्या है कि ये प्राइस को स्टेबल करने में एक तो काम आता है, क्योंकि कंसेशनल रेट पे बहुत कम दामों में हम क्या करते हैं पीडीएस के माध्यम से, ठीक है, कि लोगों तक जो भी चीज़ें हैं, जो भी फूड ग्रेन्स हैं उसको हम पहुंचाते हैं। और हम बहुत एक बड़ा जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, जो हंगर से, फेमाइन से अगर वो अ, गुजर रहे हो हैं अगर, या वैसा कंडीशन ना क्रिएट हो कंट्री में, तो हम क्या करते हैं मेनली, अभी मैंने बताया था कि पंजाब हरियाणा के रीजन से जो भी सरप्लस वाला रीजन है वहाँ से हम चीज़ों को उठाते हैं, जो भी फूड ग्रेन्स हैं उसको वहाँ से निकालते हैं सरप्लस रीजन से, और डेफिसिट रीजन या यूपी हो, उड़ीसा हो, या बिहार हो, असम वाले पार्ट में जहाँ पे बाढ़ आने का ज़्यादा वो चांसेस जहाँ पे हम देखते हैं, तो सरप्लस वाले रीजन से उठा के हम कहाँ पहुँचा देते हैं उसे, डेफिसिट वंस में, तो ये बैलेंस बना रहता है। पीडीएस अभी मैंने बताया जो पूरा सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि एफसीआई कैसे किसान से फूड को, फूड ग्रेन्स को कैसे प्रोक्योर करती है, उसके बाद वो बफर स्टॉक में कैसे उसे जमा करती है, और कैसे वो पीडीएस के थ्रू लोगों तक पहुंचाती है, और फिर
फेयर जो भी प्राइस शॉप, राशन शॉप में हम जाते हैं, वहाँ से सामान को लेते हैं, फिर यूज़ करते हैं एंड सो। अब क्या है कि पीडीएस का एक ये फ़ायदा है कि पुअर सेक्शन जो भी है सोसाइटी के, वो सब्सिडाइज़ रेट पर या फेयर प्राइस शॉप से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को खरीद सकते हैं, और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है पीडीएस के कारण। अब क्या है, इट एश्योरिंग टू द फार्मर्स बाय द वे ऑफ परचेजिंग फूड एट। अब क्या होता है कि किसान जो है वो भी एश्योर्ड हो जाते हैं कि सरकार जो है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हमसे ये फूड तो खरीद ही लेगी, तो हमें ये बहुत स्टोर करके इतना टेंशन नहीं लेना, गवर्नमेंट है इस चीज़ के लिए। ठीक है, डिमेरिट्स क्या है? अब क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक हम किसी भी चीज़ को स्टोर करके देखते हैं, बारिश में या ऐसे मौसम में क्या होता है कि धूप ना पड़ने के कारण तो चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो वही है कि वेस्टफुल होने लगते हैं, जो भी चीज़ें हैं, डिग्रेड हो जाता है ग्रेजुअली, उसका जो क्वांटिटी है फूड ग्रेन्स का वो डिक्रीज़ हो जाता है, डिटोरिएट हो जाता है, जो भी है वेयर एंड टेयर, जो भी बहुत सारे ऐसे अ, जिसमें भी हम स्टोर करके रखते हैं वो फट जाए अगर बोरियाँ, तो बर्बाद हो सकते हैं, वेस्ट हो सकते हैं, जो भी फूड ग्रेन्स हैं, व्हीट हो, राइस हो, पल्स हो, ये सब बर्बाद होने का डर हमेशा लगा रहेगा। वेयर एंड टेयर का डर हमेशा रहेगा, सड़ने का एक डर हमेशा लगा रहेगा। जो वैल्यू है या फिर जो एक्चुअल में जो हमने लिया था किसान से, जो फ्रेश था प्रोडक्ट, वो अब डिटोरिएट होने लगेगा। ये सब कुछ प्रॉब्लम है पीडीएस में, बफर स्टॉक में एक्चुअल में जो भी हम स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे हम ये देख रहे हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा स्टोरी अगर आपने सुना हो या नहीं, अगर कोई भी एफसीआई में अगर आपके रिलेटिव काम करते हैं तो उनसे पूछिएगा पर्सनली जाके कि एफसीआई में क्या घोटाला या घपला होता है, क्या नहीं होता है। अब जैसे कि बुक में ही दिया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ, एनसीईआरटी की बुक है, इसमें क्या दिया है, पीडीएस सिस्टम में क्या है कि बहुत तरीके का माल प्रैक्टिस्ड, मतलब घोटालेबाजी, घपला किया जाता है पीडीएस डीलर जो होते हैं उनके थ्रू। द सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स इन द ओपन मार्केट में वो जो भी अच्छे सामान है उसे बेच देते हैं, और जो भी खराब जो भी सामान होता है उसको लेके और फेयर प्राइस सोप, राशन सोप में दे आते हैं, और अपना जो भी बेनिफिट है, भी घोटाला है, वो आसानी से कर लेते हैं। होता क्या है कि अब क्या है कि पीडीएस तो डिस्ट्रीब्यूट अकेले तो नहीं करेगी, तो कुछ लोग चाहिए, तो आज तो पीडीएस डीलर्स जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, सामानों को लेते हैं, बहुत अच्छे बासमती राइस है उनके पास, दाल क्वालिटी वाली दाल होती है जो भी वो किसान से लेते हैं, और वही चीज़ को वो क्या करते हैं रास्ते में ही बदल देते हैं, प्लास्टिक जो भी उस थैला है उससे चेंज ही कर दिया, ठीक है, नकली उसमें या फिर जो पुराने हैं या बहुत सस्ते दामों वाले वो डाल दिए, जबकि सरकार पीडीएस के थ्रू अच्छे सामानों को लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन बीच में ये जो दलाल बैठे हैं ये आपके जो भी राइट्स हैं उनको छीन रहे हैं। आपका राइट है कि आपको एक अच्छा जो फूड है अवेलेबल हो क्वालिटी में, क्वांटिटी में, लेकिन ये डीलर्स के कारण क्या हो रहा है, वो आप तक नहीं अगर पहुंच पा रहा है, तो ये सब कुछ क्या है, डीमेरिट्स हैं इसके पीडीएस। ठीक है, कोऑपरेटिव बहुत सारे ऐसे जो लोग आसपास के मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कोऑपरेटिव बनाते हैं, ठीक है, जो कि फेयर प्राइस शॉप ओपन करते हैं ताकि वो सेल कर सकें फूड ग्रेन्स को अब एक कंसेशनल रेट पे, अपने ही लोग मिलके अगर कोऑपरेटिव क्या होते हैं बनाते हैं, और क्या करते हैं, कंसेशनल रेट पे फूड ग्रेन्स को आप तक पहुंचाते हैं। तमिलनाडु में हम देखते हैं कि 94% जो भी फेयर प्राइस शॉप है वो किसके द्वारा, तो कोऑपरेटिव के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। ठीक है, मदर डेयरी अगर हम बात करें तो एक सक्सेस है कोऑपरेटिव का है, कोऑपरेटिव जो कि मिल्क में था, वेजिटेबल दिल्ली में जो भी बेचे जा रहे थे मदर डेयरी के द्वारा, जो कोऑपरेटिव्स है वो एक सक्सेस स्टोरी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव कैसे एक सक्सेस है। अमूल के बारे में अगर हम बात करें गुजरात में, तो वो भी कोऑपरेटिव्स के द्वारा ही वो चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। अब क्या था कि स्टार्ट कब किया गया था, फूड फॉर वर्क, वर्क करिए
फूड मिलेगा या वैसे उसके लिए आपको वेज मिलेगा, तो ऐसा इसका नाम रखा गया था। तो कब स्टार्ट हुआ था? तो 2004 में हुआ था। कहाँ पे? तो 150 मोस्ट बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट थे कंट्री में, वहाँ पे। वैसे लोग जिनको ज़रूरत थी, जिनको वेज चाहिए था, वेज एम्प्लॉयमेंट चाहिए था, या वैसे लोग जो कि बहुत स्किल्ड नहीं है, उसके लिए मेनली ये लाया गया था, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। ठीक है, या अनस्किल्ड जो भी वर्क होते थे, जैसे कंस्ट्रक्शन में किसी को ईंटा उठाना हो, सीमेंट की बोरियां यहाँ से वहाँ करनी हो, तो ऐसी जगहों पे मेनली इनको रखा गया था। ठीक है, द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू इंटेंसिफाई द जनरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री वेज। मतलब सरकार ये चाह रही थी कि सबको रोजगार भी मिले, जिसमें काम भी होता रहे और लोगों को पैसे भी मिले, वो अपना भी काम करते रहे। ये था नेशनल फूड और वर्क प्रोग्राम। वर्क करिए और फूड या वेज उसके बदले में आप पाइए। अंत्योदया अन्न योजना, ये योजना कब स्टार्ट हुआ था? मेनली आपको सब स्कीम्स में क्या याद करना होता है, तो वो स्टार्ट कब हुआ, बेनिफिशरीज या एम क्या था उसका। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। कौन से पार्ट में इसको लॉन्च किया गया था? ठीक है, बस ये दो तीन चीज आप हर प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे तो ये याद रखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे अंत्योदया में हमने क्या देखा? 2000। वैसे हमने नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में क्या देखा? 2004। किन के लिए था? तो हु आर नीडी, या फिर वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए था, मैनुअल अनस्किल्ड लेबर के लिए था, या मैनुअल अनस्किल्ड वर्क के लिए था। ठीक है, इसमें हमने क्या बात किया? AAY में 2000 में 1 करोड़ जो भी BPL फैमिलीज हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो भी फैमिलीज हैं, वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, इन दिस प्रोग्राम लोगों को मेनली आइडेंटिफाई किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, और उन तक क्या है, PDS के थ्रू जो भी सामान या जो भी चीजें हैं, अन्न मिली, अन्न मतलब फूड, फूड को सब तक पहुंचाने के लिए ये लाया गया। ठीक है? अब क्या है, हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में 2 करोड़ था, अब 1 करोड़ था, सॉरी, अब 2 करोड़ फैमिलीज को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, कब से? तो ये यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीमेंट कैसे हुआ है। 50 लाख ईच इन जून 2003 एंड इन अगस्त 2004, तो अब डबल हो गया है। ठीक, मेनली इसमें PDS में कैसे लोगों को हम ऐड कर सकें, आइडेंटिफाई करके, वो था। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जिनको वेज एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मैनुअल अनस्किल्ड वर्कर को, ठीक है, उसके लिए था। और ये लास्ट आज का स्लाइड है कि सब्सिडी, कोई भी तरीके का अगर फिनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा इंडिविजुअल को या बिजनेसेस को, इंडस्ट्री को, या कोई स्पेसिफिक इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज के लिए अगर सरकारें दे रही हैं, तो वो सब्सिडी है मेनली। अगर कोई किसान या कोई भी ऐसा किसान चाहती है कि हमें सब्सिडी मिले, तो उनको अगर यूरिया वो खरीदने जाए, या कोई भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स अगर वो मार्केट्स में खरीदने जाएंगे, तो उनको महंगा देगा, लेकिन क्योंकि वो किसान है, ठीक है, एज अ फार्मर अगर वो जाएंगे तो उनको सब्सिडी उस पर मिलता है। तो एक फायदा है गवर्नमेंट के द्वारा, टैक्स में उनको बहुत तरीके का छूट दिया जाता है, तो वो सब किस में आ जाएगा? तो इसी में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये था आज का हमारा चैप्टर 4 का डिस्कशन। इसी तरह हमारे जो भी वीडियोस हैं उसे देखते रहिए, और उम्मीद है मुझे कि आपको कोई भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा हमसे सोशल स्टडीज़ पढ़ने में। सब प्रॉब्लम को हम यहीं पे सॉल्व करने वाले हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है ATS का, वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ऐसे ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू।